मैजिकल मनी की रिस्टोरेशन। राजकोट नामक गांव में प्रज्वल देव नाम का एक जमींदार था। उनकी आसपास वाले गांव में भी बहुत प्रतिष्ठा थी। उनके पास समस्या लेकर कोई भी आता, उनको बिना मदद किए कोई वापस नहीं जाता। उतना ही नहीं, उधार लेकर अन्नदान और अन्य दान धर्म के काम भी करता था। ऐसे थोड़े साल बाद प्रज्वल देव गुजर जाते हैं। बेचारे उसके बेटे को सिर्फ उधार छोड़ जाते हैं। एक दिन सारे उधार देने वाले प्रज्वल देव के बेटे ध्रुव के पास आते हैं। देखिए ध्रुव साहब, आप जमींदार हैं, आप जितना चाहे पैसे बांट सकते हैं। हमारी उतनी हैसियत नहीं है। आपके पिताजी ने हमसे बहुत पैसे उधार लिए हैं। आप उसे जल्दी वापस कीजिए हमें। आपकी जगह मैं होता तो शायद ऐसे ही बोलता, लेकिन अगर सभी को तुरंत पैसे चाहिए तो मुझे हवेली बेचनी पड़ेगी। उसमें काफी समय लगेगा। क्यों ना आप सब हवेली पे बोली लगाकर हिस्सों में खरीद लो। बाद में आप उसे बेचकर पैसे बनाइए और हो सके तो थोड़े पैसे मुझे भी दे दीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी। हम सब आपस में बैठकर बात करके आपको निर्णय बताएंगे। कहकर अपने साथियों से, क्या कहते हो भाई लोग? इसके लिए मैं तो तैयार हूँ। भाई तुम क्या कह रहे हो? छोटे छोटे हिस्से लेकर हम क्या करेंगे? हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अबे पागल कहीं के, उसने जुबान दे दी है। तुम उसके विचार को मत बदलो। मैंने बचपन से सुना है कि राजा की हवेली में एक बड़ा खजाना छुपा है। अगर ये सच हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सब उस ध्रुव को पता ना होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर अब भी तुम्हें संदेह है तो तुम इस डील से हट सकते हो। इतना ही नहीं, हम सब मिलकर इस हवेली को बहुत कम दाम में खरीद सकते हैं। उसके बाद सब कुछ हमारा है। उस ध्रुव को एक पैसा नहीं मिलने देंगे, क्योंकि पैसा ना होने पर भी लोगों की नजरों में वो आज भी जमींदार है। उस छवि को लोगों के दिमाग से हटाना है। उनको हमारी जय जयकार करवा के हमें चुनाव में खड़े होना है। भाई अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ये प्लान है तो मैं तुरंत हाँ बोल देता। मैं इस प्लान के लिए सहमत हूँ। ठीक है ध्रुव साहब, बोली लगाने के लिए व्यवस्था कीजिए। ध्रुव कोर्ट के कर्मचारियों को बोली लगाने के लिए हवेली के पेपर्स देता है। थोड़े ही दिनों बाद कोर्ट वाले बोली शुरू करते हैं। लोग और उधार देने वाले वहां पहुंचते हैं। ध्रुव भी इसी आशा से वहां पहुंचता है कि अगर हवेली थोड़े ज्यादा पैसों में बिक गई तो उसके खर्चों के लिए थोड़े पैसे बच जाएंगे। कोर्ट वाले बोली लगा रहे थे और उधार वाले हॉल, कमरा, कॉरिडोर करके बहुत कम दाम में हर चीज को खरीदने लगे। इससे ध्रुव के पास कुछ नहीं बचता। हाय हाय ध्रुव साहब, बहुत आशा के साथ आप यहाँ आए। अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। अब आपकी जमींदारी खत्म हो गई। अरे ओ, तुम सब उधार देने वालों ने साथ मिलकर ध्रुव साहब को धोखा दिया है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। ओए चुपचाप चले जाओ यहाँ से। थोड़ी देर में हम सब जमींदार बनने वाले हैं। कहकर जंग लगे हुए चाबी के सहारे एक 500 केजी का ताला खोलते हैं। अब ध्रुव से सुरेश, ये लीजिए आपका जंग लगा हुआ ताला। ऐसी घटिया चीज की बोली नहीं लगाई हमने। इसे रद्दी वाले को बेच के चावल और प्याज खरीद लेना। चाहिए तो लोगों में भी बांट दो। कहकर अंदर चला जाता है। उधार वाले खरीदे हुए कमरों को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। ध्रुव को उस पुराने चाबी के छेद में एक लेटर मिलता है। उसे अपने मन में पढ़ते हुए ध्रुव, बेटा मैं तुम्हारा पिता प्रज्वल हूँ। मैंने अपने बाप दादा की जायदाद को दान धर्म में खर्च कर दिया, लेकिन मैंने अपने पैसों से तुम्हारे लिए एक सोने का ताला बनवाया। वो तुम्हारी जायदाद है। कहकर लिखा था। ध्रुव ताले को साफ करके देखता है कि वो एक सोने का चमकता हुआ ताला था। ये देखकर लोग ताली मारने लगते हैं। ध्रुव साहब जिंदाबाद, ध्रुव साहब जिंदाबाद कहकर चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर सुरेश वहां पहुंचता है। ये हवेली का ताला है ध्रुव, ये तुम्हारा नहीं हमारा है।
अरे ये उनके पिताजी का श्रम है, उन्होंने वहाँ लिख के रखा है। तुम जैसे धोखेबाजों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। चलो साथियों, इनको कूट देते हैं। इससे सभी गांव वाले उनकी पिटाई करते हैं। ध्रुव उस सोने के ताले को बेचकर मिलने वाले पैसों से दान धर्म करके लोगों में बहुत नाम कमाता है। डायमंड गोल्डन रिस्टोरेशन कार रेस। कई साल पहले गोपी, सुंदर, नवीन नाम के 3 दोस्त हुआ करते थे। एक बार चौपाल के पास गोपी, अरे हमको हमेशा ऐसे ही मिलकर रहना चाहिए। कल जो हमारा जन्मदिन है वो एक ही दिन होना हमारी खुशनसीबी है। बर्थडे पर मेरे पापा डायमंड जीप गिफ्ट में दे रहे हैं। अरे वाह, मेरे पिताजी तो गोल्डन बाइक दे रहे हैं। रे नवीन, तुम्हारे पिताजी क्या दे रहे हैं? मेरे पिताजी हर साल मेरा तोहफा सस्पेंस रखते हैं रे। आखिर तक क्या है वो नहीं बताते। चुप कर रे, तेरे पापा ने आखिरी बार तुझे गिफ्ट कब दिया? जितना मुझे याद है लास्ट टाइम 10th पास होने पर साइकिल खरीद कर दूंगा बोले थे। अब तक तो नहीं खरीदे। परसों तुम्हारे लिए कैरम बोर्ड खरीदा है, सुना है? यूं हंसने लगे। अगले दिन नवीन के पिताजी, बेटा हैप्पी बर्थडे माय सन। इस साल बर्थडे पे देखो मैं बहुत अच्छा तोहफा लाया हूँ, कहकर एक पुराना खटारा कार गिफ्ट किए। ये क्या पिताजी, इतनी पुरानी कार दे रहे हो? कम से कम पेंट तक नहीं है। ये स्क्रैप में 10,000 में खरीदा हूँ रे। ये तुम्हारे दादाजी के इस्तेमाल की हुई कार है, उनकी याद में मैंने इसे फिर से खरीदा है। अगले दिन 3 दोस्त वापस जब चौपाल के पास मिले तो अपने अपने गिफ्ट के बारे में जताने लगे। गाइस लुक एट माय डायमंड जीप, देखो कैसे चमक रहा है। अरे ये मेरा तोहफा देखो, गोल्डन बाइक। अब प्रवेश कर रहे हैं श्री 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 राजा भूपति जी, जो हमारे कई साल पहले के राजा, हमारे गांव के राजा, मेरे दादाजी के इस्तेमाल किया हुआ कार, तब इसे रेस में भी इस्तेमाल करते थे, देखा? हा हा हा। गोपी, सुंदर दोनों हंसने लगे। रे नवीन, तेरे पिताजी ने ये कटारा कार खरीदी है? कितना, 2,000 या 3,000 लगे? कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। खटारा कार हो सकती है, लेकिन उस जमाने में इसे कोई हरा दे वैसा कोई रेस नहीं थी रे। ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, एक रेस करते हैं। अगर तेरी कार जीत गई तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारा कार बेहतर है। इस तरह तीनों ने रेस लगाई। सुंदर अपने बाइक पर बहुत तेजी से जाकर फर्स्ट आ गया। कहा था ना कि वो खटारा कार हार ही जाएगी। अभी तो पता चला कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कल फिर से रेस लगाएंगे। नवीन तब उस रात अपने खटारा कार की मरम्मत करने लगा। कार को जब साफ कर रहा था तब वो कार बहुत खूबसूरत लगने लगी। वो पूरी रात नवीन उस कार को साफ करते रह गया। अगले दिन जब वो कार लेकर नवीन रेस ट्रैक पर आया तो सुंदर, गोपी उस कार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या रे, तेरी कार इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है? तो तुमने क्या सोचा रे, राजाओं का गाड़ी है। कम ऑन, लेट्स रेस। उस रेस में शुरुआत में नवीन बहुत स्लो जा रहा था, फिर भी आखिरकार वही पहले आया। वो रेस में आखिर नवीन ही जीत गया। मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक। मोइनाबाद में रूपेश नाम का बेकरी ओनर हुआ करता था। वो बहुत टेस्टी चॉकलेट्स बनाता था, फिर भी वे बिकते ही नहीं थे। बहुत नुकसान ही हुआ करता था। उसकी वजह से उसने सोचा कि कुछ नया बनाने से फायदेमंद होगा, इसीलिए एक नया चॉकलेट मोटर बाइक बनाया। अपनी पत्नी गंगावती से रूपेश, गंगा ये देखो, इस बार मैंने क्या बनाया है, चॉकलेट मोटर बाइक तैयार किया है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जरूर अच्छी तरीके से सक्सेस होगा। हाँ, हर बार एक मॉडल बनाने पर आप यूं ही कहते रहते हो और वो कभी सक्सेस नहीं होता, फिर सब बच जाते हैं। देखो सारे बचे हुए चॉकलेट्स कितने भरे पड़े हैं गोदान में। क्यों री, तुम हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो। खैर ठीक है, वैसे मेरी आदत है ना कि मैं जो भी तैयार करता हूँ पहले उसे भगवान को चढ़ाकर फिर किसी और को देता हूँ। कहकर उस चॉकलेट मोटर बाइक्स को भगवान को चढ़ाकर हाथ जोड़कर फिर उसे गली में ले गया। उस तरफ कोई नहीं आया। वो देखकर रूपेश, अरे ये क्या, आज गली में कोई नहीं है, ये प्रसाद मैं किसको दूं? कहकर देख रहा था। तब उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसके पास जाकर रूपेश,
स्वामी जी, पहली बार चॉकलेट बनाने के बाद इस तरह बांटना मेरी आदत है। आज कोई बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, पहले आप ही नजर आए, इसको स्वीकार कीजिए। कहते ही उस चॉकलेट मोटर बाइक को लेकर खुशी से खाते हुए स्वामी जी। अरे वाह, बहुत टेस्टी है रे। आज से तुम्हारा चॉकलेट व्यापार बहुत तरक्की करते रहेगा। ये लो, ये विभूति लेकर अपने बनाए हुए चॉकलेट मोटर बाइक पर छिड़को, बस फिर उसके बाद होने वाला जादू देखो। ठीक है स्वामी। कहकर उस विभूति को लेकर अपने बनाए चॉकलेट मोटर बाइक पर डालते ही छोटे छोटे खिलौने जैसे चॉकलेट मोटर बाइक बड़े बड़े इंसान चलाने वाले मोटर बाइक में बदल गए। उन्हें देखकर आश्चर्य से रूपेश, गंगा गंगा, जल्दी आओ जल्दी आओ, आकर ये जादू देखो। तो वो तुरंत आई और उतने बड़े चॉकलेट मोटर बाइक को देखकर, ये क्या, छोटे छोटे मोटर बाइक चॉकलेट का सेल नहीं हो रहा है तो इतने बड़े बड़े मोटर बाइक बना दिए जी आप, तो आपकी मति मारी गई है क्या? यूं डांट रही थी। ये मैं नहीं किया गंगा, मैंने तो छोटे छोटे खिलौने ही बनाए थे, लेकिन वो स्वामी जी के दिए हुए विभूति को डालते ही इतने बड़े मैजिकल मोटर बाइक्स में बदल गए। कहकर उसके आगे एक छोटे मोटर बाइक के खिलौने पर फिर से वो विभूति डाला तो वो भी बड़े मोटर बाइक में बदल गया। उसे देखकर गंगावती, ओ जी, इतने दिनों बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं। हम ये बेकरी को छोड़कर बाइक्स का बिजनेस करने लगते हैं, क्या कहते हो? मस्त बाइक बेचा करेंगे। पहले ही बाइक का कॉस्ट मार्केट में लाख के ऊपर है, हमने अगर 50,000 लगा दिए तो सुपर सक्सेस हो जाएंगे जी। यूं सलाह दी तो रूपेश मैजिकल मोटर बाइक कंपनी शुरू किया। शुरू करते ही रूपेश, आइए आइए, सुपर मोटर बाइक्स है हमारे पास, आइए मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक्स। इसके लिए ना ही पेट्रोल की जरूरत है ना ही करंट की, ये हमारे बेकरी में बनाए चॉकलेट है तो ये अपने आप चलती हैं। कहते ही लोग भर भर कर वो चॉकलेट मोटर बाइक्स को खरीदने लगे। चॉकलेट खरीदकर उसे बाइक चलाना लोगों को खूब पसंद आया, लेकिन ये मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक्स की वजह से अपनी पेट्रोल बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेल गिर रहा है सोचकर उनके सारे मालिक मिलकर एक मीटिंग रखे। उनमें से एक मुन्ना, अरे ये रूपेश कौन है रे भाई? कुछ तो चॉकलेट मोटर बाइक्स कहते रहता है, ये चॉकलेट मोटर बाइक्स है क्या चीज? हमारे लिए एक नया सरदर्द बन गया है। ये आइडियाज आते कहाँ से है रे? हमारी जान लेने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें हमारी शोरूम्स को बंद करने की स्थिति आ पड़ेगी। हमें किसी तरह उसके मैजिक चॉकलेट मोटर बाइक्स का नाश करना होगा। क्या करे भाई? वो चाहे जितने भी बड़े चॉकलेट मोटर बाइक्स क्यों ना हो, चींटी ऐसे ही आ जाएंगे। हम सिर्फ उसके फैक्ट्री पर अगर चींटियों को छोड़े तो पूरा नाश हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे कमीने, काम आने वाला साला दो बोले तो चींटियां मच्छर कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसके लिए? नहीं चलेगा। हम ही उसके चॉकलेट बाइक और हमारे पेट्रोल बाइक्स के बीच एक मुकाबला करते हैं। वो जीता तो हमें मुंह बंद करके रहना होगा, हम जीते तो उसे मुंह बंद करके रहना होगा। कहकर रूपेश को प्रतियोगिता के लिए बुलाए तो रूपेश मान गया और अगले दिन पेट्रोल बाइक्स और चॉकलेट बाइक के बीच मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में मैजिकल चॉकलेट बाइक ही जीत गया। हारकर मुन्ना और गैंग, तुम भगवान हो स्वामी, हमें तो लगा था कि वे बेकार चॉकलेट मोटर बाइक्स हैं, लेकिन हमारे बाइक्स को ही तुमने हरा दिया। ऐसे बाइक्स जब मार्केट में हो तो हमारे बाइक्स का क्या काम? हम सब बंद करके चले जाएंगे। कहकर वे अपने अपने शोरूम्स को बंद कर दिए। रूपेश खुशी से अपने मैजिकल मोटर बाइक कंपनी को चलाने लगा।